मनुष्य के वृक्क की आंतरिक संरचना। मनुष्य के वृक्क की आंतरिक संरचना में इसके दो भाग पाए जाते हैं। पहला भारी भाग होता है जिसे वलकुट कहते हैं, और दूसरा वलकुट के अंदर वाला भाग जिसे मध्यांश कहा जाता है। तो भारी भाग होता है वलकुट और इसके भीतरी भाग है वो पाया जाता है मध्यांश। मानव में प्रत्येक वृक्क चारों तरफ से एक झिल्लीनुमा आकृति से घिरा रहता है जिसे वृक्क संपुट कहते हैं। तो वृक्क चारों तरफ से एक झिल्लीनुमा आकृति से घिरा रहता है। इस झिल्लीनुमा आकृति को वृक्क संपुट कहा जाता है। वृक्क संपुट है, उसके नीचे वृक्क के दो भाग होते हैं। पहला भाग है वलकुट कहलाता है और दूसरा भाग है वो मध्यांश कहलाता है। वलकुट भाग यह वृक्क का बाहरी भाग होता है जो वृक्क संपुट के नीचे स्थित होता है। इसमें मेलपीगी काय पाई जाती है। वलकुट भाग में कुछ उभार मध्यांश में धसे रहते हैं जिन्हें बटनी के स्तंभ कहते हैं। तो ये पिछले वीडियो के अंदर हम पढ़ चुके हैं बटनी के स्तंभ। अगला भाग है वो कहलाता है मध्यांश। यह सबसे भीतरी भाग होता है। इसमें हेनले के लूप तथा संग्रह नलिकाएं पाई जाती है। मध्यांश के बाहरी भाग में शंक्वाकार संरचना पाई जाती है जिन्हें पिरामिड कहते हैं। पिरामिड एक प्यालेनुमा गुहा में स्थित होता है जिसे कैलिक्स कहते हैं। तो ये मानव के वृक्क की संरचना है। मानव के वृक्क की संरचना में सबसे इसके बाहरी ओर की जो झिल्ली पाई जाती है, इस झिल्ली को वृक्क संपुट कहा जाता है। इसके नीचे वृक्क के दो भाग हैं। बाहरी भाग है वो वलकुट कहलाता है और भीतरी भाग है वो मध्यांश कहलाता है। वलकुट भाग है, इसके अंदर मेलपीगी काय पाई जाती है। ठीक है। जो मध्यांश वाला भाग है, मध्यांश वाले भाग के अंदर संग्रह नलिकाएं पाई जाती है। हेनले के लूप पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा कुछ इसके अंदर शंक्वाकार संरचनाएं होती है। इन शंक्वाकार संरचनाओं को पिरामिड कहते हैं। अगला जो अपना पॉइंट है वो है वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन। वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन। तो प्रत्येक जो वृक्क है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है वो नेफ्रॉन कहलाती है। यानी पूरा जो वृक्क है मनुष्य का वो नेफ्रॉन से बना होता है। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाएं कहते हैं। तो वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। अब नेफ्रॉन की जो संरचना है वो देखो। नेफ्रॉन की संरचना में सबसे बाहरी जो फूला हुआ भाग है, सबसे पहला भाग होता है जो बाहरी फूला हुआ भाग होता है, इस भाग को बोमेन संपुट कहते हैं। ये भाग क्या कहलाता है? बोमेन संपुट। सबसे बाहरी भाग बोमेन संपुट। बोमेन संपुट के बाद में कुछ बोमेन संपुट से नलिकाएं निकलती है। बोमेन संपुट से नलिकाएं, तो सबसे बोमेन संपुट से जुड़ी सबसे पहली जो नलिका है उसको समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। फिर समीपस्थ कुंडलित नलिका है वो यू आकार के शेप में बना लेती है। इस यू आकार के शेप को हेनले का लूप कहते हैं। हेनले के लूप से वापस दूरस्थ कुंडलित नलिका निकलती है और यह दूरस्थ कुंडलित नलिका है वो संग्रह नलिका के अंदर खुल जाती है। तो संग्रह नलिका के अंदर बहुत सारे जो नेफ्रॉन हैं उनकी दूरस्थ कुंडलित नलिका है वो खुलती है। बोमेन संपुट वाले भाग के अंदर अभिवाही धमनी तथा अपवाही धमनी जाती है। अभिवाही धमनी रक्त को लेकर आती है तथा अपवाही धमनी रक्त को वापस ले जाने का कार्य करती है। इस अभिवाही और अपवाही धमनी का बोमेन संपुट के अंदर एक कोशिका का गुच्छा बन जाता है। इसे कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। इसे कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस। तो ये एक नेफ्रॉन की संरचना है। देखो, प्रत्येक वृक्क नलिका या नेफ्रॉन के निम्नलिखित भाग होते हैं। इसका सबसे पहला भाग है वो है मेलपीगी काय।
उरकक नलिका का अग्र सिरा मेल पे इकाई कहलाता है। यह दो भागों का बना होता है। सबसे पहला भाग है बोमेन संपुट। यह एक प्यालेनुमा संरचना होती है। यह द्विस्तरीय होता है। इसके आंतरिक स्तर में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें पेडोसाइट कोशिकाएं कहते हैं। पेडोसाइट के प्रवर्ध एवं रुधिर कोशिकाओं की भित्तियां मिलकर एक महीन ग्लोमेरुलस झिल्ली का निर्माण करते हैं। अगला भाग है वो कहलाता है कोशिका गुच्छ। बोमेन संपुट की मध्य में कोशिका गुच्छ पाया जाता है। इसमें अभिवाही धमनियां रक्त को लाती है तथा अपवाही धमनियां रक्त को ले जाती है। अभिवाही धमनियां अनेक शाखाओं में विभक्त होकर कोशिका गुच्छ बनाती है। कोशिका गुच्छ की भित्तियों में रंध्र भी पाए जाते हैं। तो ये इसका कोशिका गुच्छ वाला भाग हो गया। तो ये हमने डायग्राम में देखा था। सबसे पहले नेफ्रॉन का जो फूला हुआ भाग है आगे वाला, ये वाला भाग, ये कहलाता है बोमेन संपुट। और बोमेन संपुट के अंदर अभिवाही तथा अपवाही धमनियां हैं, वो जाती है और अंदर की ओर ये जाकर एक कोशिका गुच्छ बना लेती है। इसके बाद इसका अगला भाग है नेफ्रॉन का, वो कहलाता है ग्रीवा। बोमेन संपुट के आगे छोटी सी संकरी नलिकाएं होती है जिन्हें ग्रीवा कहते हैं। फिर है समीपस्थ कुंडलित नलिका। ग्रीवा के आगे एक लंबी संरचना पाई जाती है जिसे समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। इसमें सुषमांकुर पाए जाते हैं। इसमें सुषमांकुर पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है हेनले का लूप। यह लगभग उरकक नलिका के मध्य होती है। हेनले का लूप है वो लगभग उरकक नलिका के बीच में पाया जाता है। समीपस्थ कुंडलित नलिका आगे की ओर हेनले के लूप में खुलती है। जो समीपस्थ कुंडलित नलिका है वो आगे की ओर हेनले के लूप में खुलती है। वो बताया था कि इसे समीपस्थ कुंडलित बोमेन संपुट के आगे समीपस्थ कुंडलित नलिका जाएगी और ये समीपस्थ कुंडलित नलिका है वो आगे जाकर एक यू आकार की संरचना के अंदर खुलेगी। इस यू आकार की संरचना को ही हेनले का लूप कहा जाता है। ये यू आकार की संरचना है वो क्या कहलाती है? हेनले का लूप। इसके दो भुजाएं होती है, अवरोही भुजा एवं आरोही भुजा। समीपस्थ कुंडलित नलिका अवरोही भुजा में खुलती है। तो ये समीपस्थ कुंडलित नलिका, ये पहली भुजा हो गई अवरोही भुजा। इस वाली भुजा को आरोही भुजा कहते हैं। ठीक है, तो हेनले के लूप की दो भुजा, एक तो अवरोही भुजा, एक आरोही भुजा। फिर अगला पॉइंट है दूरस्थ कुंडलित नलिका। हेनले के लूप की आरोही भुजा दूरस्थ कुंडलित नलिका में खुलती है। हेनले के लूप की जो आरोही भुजा है वो दूरस्थ कुंडलित नलिका में खुलती है। यह नलिका वरकक के वलकुट भाग में होती है। इसमें सुषमांकुर नहीं पाए जाते हैं। इसमें सुषमांकुर नहीं पाए जाते हैं। जो अंतिम पॉइंट है वरकक नलिकाओं का या नेफ्रॉन का, वो है संग्रह नलिकाएं। वरकक नलिका की दूरस्थ कुंडलित नलिका संग्रह नलिका में खुलती है। जो वरकक है उसका जो लास्ट वाला भाग है, लास्ट वाले भाग है वो दूरस्थ कुंडलित नलिका के अंदर खुलेगी। प्रत्येक संग्रह नलिका में कई वरकक नलिकाएं खुलती है और प्रत्येक जो संग्रह नलिका है उसमें कई सारी जो दूरस्थ नलिका है वो आकर इसके अंदर वरकक नलिकाएं वो आकर इसमें खुलेगी। बहुत सी संग्रह नलिकाएं मिलकर एक मोटी संग्राहक नलिका बनाती है। जो बहुत सारी जो संग्रह नलिका है वो आपस में मिलकर एक संग्राहक नलिका में बदल जाएगी, जिसे बेलिनाई की वाहिनियां कहते हैं। संग्रह नलिकाएं उरकक के पिरामिड में स्थित होती है। संग्रह नलिकाएं उरकक के पिरामिड में स्थित होती है। तो ये अपना जो पॉइंट है
वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन की संरचना वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए है। तो वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन है, उसके अंदर हमने कौन कौन से भाग पढ़े। सबसे आगे वाला भाग फूला हुआ वो बोमेन संपुट। बोमेन संपुट के अंदर अपवाही अपिवाही धमनियाँ जाकर खुलती है, कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस बनाती है। फिर उसका आगे वाला भाग ग्रीवा, ग्रीवा के आगे समीपस्थ कुंडलित नलिका, फिर हेनले का रूप, फिर दूरस्थ कुंडलित नलिका, और उसके बाद में जो संग्रह नलिकाएं हैं वो आती है। तो ये पूरी जो वृक्क या नेफ्रॉन की संरचना हो गई। ठीक है, इसके बाद जो अपना अगला टॉपिक है वो है मूत्र निर्माण की क्रियाविधि तथा उत्सर्जन। मूत्र निर्माण की क्रियाविधि तथा उत्सर्जन, ये जो टॉपिक है मूत्र निर्माण की क्रियाविधि है, ये अपना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। तो पेपर के अंदर 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जो इसके अंदर जो ये क्वेश्चन है वो आ सकता है। उत्सर्जन तंत्र का चित्र देखो प्रश्न किस प्रकार आ सकता है। उत्सर्जन तंत्र है उसका चित्र बनाइए तथा उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए तथा मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को समझाइए। इस प्रकार से ये क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो उत्सर्जन तंत्र का चित्र है वो हम पहले पढ़ ही चुके हैं। अब अपना अगला पॉइंट है वो पॉइंट है मूत्र निर्माण की क्रियाविधि तथा उत्सर्जन। देखो, मूत्र निर्माण की क्रिया वृक्क भाग में होती है। मूत्र निर्माण की जो क्रिया है वो मनुष्य के वृक्क भाग में संपन्न होगी। इसके अंदर ये क्रिया होगी। इस क्रिया को निम्न 3 भागों में बांटा जाता है। और मूत्र निर्माण की क्रिया है, इस मूत्र निर्माण की क्रिया को 3 भागों के अंदर बांटा जाता है। सबसे पहली क्रिया है वो होती है परानिस्यंदन। सबसे पहली क्रिया कौन सी होती है? परानिस्यंदन। तो मूत्र निर्माण की दूसरी क्रिया है, इस दूसरी क्रिया का नाम होता है चयनात्मक कुंडलित नलिका में पुनरावशोषण या चयनात्मक पुनरावशोषण। दूसरी पॉइंट है, दूसरा पॉइंट उसका नाम क्या है? चयनात्मक पुनरावशोषण। और जो तीसरा और लास्ट पॉइंट है वो है अपना समीपस्थ कुंडलित नलिका में पुनरावशोषण। ठीक है, तो ये जो 3 पॉइंट है, इस 3 पॉइंट के अंदर हमें मूत्र निर्माण की जो क्रियाविधि है वो पढ़नी है। पर पहला पैरानिस्यंदन, दूसरा चयनात्मक पुनरावशोषण, और तीसरा जिसे हम मूत्र निर्माण की क्रिया भी कह सकते हैं या फिर समीपस्थ कुंडलित नलिका में पुनरावशोषण क्रिया भी कह सकते हैं। ये तीनों जो क्रियाएं हैं वो मूत्र निर्माण के अंदर पढ़नी है।